TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। किसी भी जंग की एक कीमत होती है। लेकिन कभी-कभी जंग की सबसे बड़ी कीमत उस मुल्क को भी चुकानी पड़ती है जो जंग लड़ रहा होता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई के साथ साथ जिस दूसरी बड़ी रणनीति पर अब भरोसा किया है वो है इकोनॉमिक प्रेशर, यानी आर्थिक दबाव। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दबाव ईरान को झुका पाएगा, क्योंकि अमेरिका के सामने एक ऐसी चुनौती है जिसे वो पिछले कई दशकों से जानता है और उसका सामना भी कर रहा है। ईरान पर सैंक्शंस कोई नई बात नहीं है। ईरान ने सालों से सैंक्शंस के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को चलाना सीखा है। उसने ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग रूट्स बनाए हैं, शैडो बैंकिंग नेटवर्क्स बनाए हैं, फ्रंट कंपनीज का इस्तेमाल किया है और सबसे अहम दुबई और यूएई को अपने लिए एक आर्थिक लाइफलाइन बना लिया था। लेकिन अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आया है। यूएई ने ईरान के साथ इनडेफिनिट ट्रेड एम्बार्गो की घोषणा कर दी है, यानी सारा व्यापार, कमर्शियल एक्सचेंजेस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अगले आदेश तक बंद। और यह फैसला एक ऐसे वक्त पर हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का एक महत्वपूर्ण रास्ता भी बंद हो चुका है। तो सवाल सिर्फ यही नहीं है कि यूएई ने ईरान पर प्रतिबंध क्यों लगाया। बड़ा सवाल यह है कि अगर दुबई का रास्ता बंद हो गया तो ईरान की सैंक्शंस इकोनॉमी पर असर क्या पड़ेगा। सैंक्शन इकोनॉमी आप समझते हैं, ईरान बहुत सालों से एक ऐसी अर्थव्यवस्था को चला रहा है जिस पर बहुत से सैंक्शंस हैं। डायरेक्ट सैंक्शंस हैं, इनडायरेक्ट सैंक्शंस हैं, और ये अमेरिका ने इतने सालों के दौरान ईरान पर लगाए हैं, ईरान के साथ व्यापार करने वालों पर लगाए हैं या उन पर भी दबाव बनाया है। तो उस अर्थव्यवस्था को चलाना ईरान ने सीखा है। लेकिन ये जो सैंक्शनड इकोनॉमी थी ईरान की, उसके लिए दुबई बहुत अहमियत रखता था। हम आज उसके बारे में बात करेंगे कि दुबई ने जब ये कहा कि हम आपके साथ ट्रेड एम्बार्गो कर रहे हैं, दरअसल इसके क्या मायने हैं, कितना अहम है दुबई और ईरान के बीच होने वाला व्यापार। इससे ईरान को कितना फर्क पड़ेगा, इससे यूएई को कितना फर्क पड़ेगा। और यूएई ने ये फैसला अमेरिका के दबाव में तो लिया है, तो इससे यूएई कैसे इसका सामना करेगा और उसका कितना असर उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। तो ये तमाम जो सवाल हैं वो हमारे सामने हैं। बड़ा सवाल ये है कि अगर दुबई का रास्ता बंद हो गया तो ईरान की सैंक्शनड इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। और उससे भी दिलचस्प सवाल, क्या यूएई खुद भी इस फैसले की आर्थिक कीमत चुकाएगा। अमेरिका का इकोनॉमिक प्रेशर आखिर क्यों है। अमेरिका के सामने एक बड़ी राजनीतिक और रणनीतिक समस्या है। वो ईरान पर दबाव बढ़ाना चाहता है, लेकिन सीधे एक लंबे ग्राउंड वॉर में फंसना नहीं चाहता। 6 महीने की लड़ाई के बाद भी तेहरान की निगोशिएटिंग पोजीशन पूरी तरह से नहीं टूटी है, बल्कि बिल्कुल नहीं टूटी है, ये कहा जा सकता है। यही वजह है कि वॉशिंगटन की स्ट्रैटेजी में इकोनॉमिक वॉरफेयर की भूमिका अब बढ़ती हुई दिख रही है। यानी डोनाल्ड ट्रंप को अब ये सलाह दी गई है कि देखिए, हम बहुत लॉन्ग टर्म वॉर नहीं लड़ना चाहते, हम ग्राउंड पर नहीं उतरना चाहते, ग्राउंड पर उतरे बगैर आप ईरान को पूरी तरह से तोड़ नहीं सकते हैं। तो अब हमें आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति पर काम करना चाहिए, इससे शायद ईरान टूट जाए। ईरान का सबसे महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट है ऑयल, वो निशाने पर है। ईरानियन ऑयल खरीदने वालों पर सैंक्शंस लगाने की बात हो रही है। उस ऑयल को ले जाने वाले जहाजों पर सैंक्शंस लगाए जाएंगे, उन्हें रोका जाएगा, ब्लॉकेड पहले से लगाया गया है। शैडो फ्लीट जो है ईरान की, उस पर कार्रवाई की जाएगी। ईरान के फाइनेंशियल नेटवर्क्स को इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से काटने की भी कोशिश है। और अब अमेरिका की तरफ से संकेत है कि अगला दबाव और ज्यादा कठोर हो सकता है। चाइनीज बैंक्स जो ईरानियन ऑयल ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं, उन पर सेकेंडरी सैंक्शंस लग सकते हैं। इस तरह की चर्चा अमेरिका में हो रही है, लेकिन क्या ये वाकई होगा या नहीं, ये अभी देखना है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले दूसरे देशों पर भी दबाव और अमेरिका बढ़ाएगा। और अमेरिकी जुरिस्डिक्शन में मौजूद ईरानियन एसेट्स को फ्रीज करने की बजाय कॉन्फिस्केट करने की संभावना भी है। इसके बारे में भी अमेरिका में बात हो रही है। यानी इन तमाम विकल्पों पर विचार किया जा रहा है कि इस तरह से ईरान पर दबाव बनाया जा सकता है। अमेरिकी प्रशासन का लेकिन दावा यह है कि प्रेशर काम कर रहा है। यानी वो ये दावा कर रहे हैं कि हम जो दबाव बना रहे हैं ये काम कर रहा है।
व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि देयर आर मेनी लीवर्स द प्रेसिडेंट कैन क्रैंक हार्डर, और हम दबाव बना सकते हैं। यानी वॉशिंगटन ये मानता है कि अभी भी उसके पास कई आर्थिक हथियार बाकी हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन समस्या यही है, क्या ईरान के पास सहने की क्षमता खत्म हो चुकी है, या वो पहले की तरह इस इकोनॉमिक पेन को अपनी जनता पर भी ट्रांसफर कर सकता है और अपनी सत्ता को भी बचा सकता है और बचा कर रख सकता है? वो जो राष्ट्रीय जज्बा है जिसके बारे में वो बार बार बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये हमारे लिए अस्तित्व की लड़ाई है, उसका पेन और इकोनॉमिक प्रेशर का जो पेन है वो उसकी क्या तुलना की जा सकती है? ट्रंप का देखिए संदेश साफ है, प्रेशर जारी रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फिलहाल नेगोशिएशन की कोई जल्दी नहीं है। उनका साफ संदेश था कि ईरान के साथ फिलहाल कोई बातचीत या शेड्यूल्ड कॉन्वर्सेशन नहीं है। नेवल ब्लॉकेड जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, हालांकि जो आंकड़े हैं वो ये नहीं बताते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला नहीं है। यानी वॉशिंगटन की स्ट्रैटेजी फिलहाल यही है, पहले इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाओ, फिर तेहरान को निगोशिएट करने पर मजबूर करो। लेकिन ईरान की तरफ से जवाब भी उतना ही स्पष्ट है। ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागिर गलिबाफ ने अमेरिकी प्रेशर कैंपेन का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि अमेरिका ये सोचता है कि ईरान को और स्क्वीज करने से वो ऐसे कंसेशंस देगा जो पहले अग्रीमेंट का हिस्सा भी नहीं थे। उनका संदेश एसेंशियली ये है, सैंक्शन से ईरान की पॉलिटिकल विल नहीं टूटेगी, और यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। क्या ईरान की इकोनॉमी सचमुच टूट रही है? इसमें कोई संदेह नहीं कि ईरान पर इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ऊंचे स्तर पर है, फ्यूल के लिए लंबी कतारें हैं, फूड प्राइसेस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, करेंसी पर भी दबाव है, और सैंक्शंस ने ईरान की प्रति व्यक्ति जीडीपी को पिछले कई सालों में काफी नीचे धकेला है। लेकिन इकोनॉमिक पेन और पॉलिटिकल कोलैप्स ये दो अलग अलग चीजें हैं। बहुत से ऐसे ईरान के एक्सपर्ट हैं जो ये मानते हैं कि ईरान के लिए ये लड़ाई एग्जिस्टेंशियल है, और जब किसी सरकार को, किसी सत्ता को ये लगता है कि लड़ाई उसके अस्तित्व की है, तो वो आर्थिक नुकसान को बहुत लंबे समय तक अब्सॉर्ब कर सकता है। यानी ईरान की जनता के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस जितना बड़ा है, जरूरी नहीं कि वही क्राइसिस ईरानियन सत्ता के लिए इमीडिएट ब्रेकिंग पॉइंट भी बन जाए। और यही यूएई की कहानी महत्वपूर्ण हो जाती है। यूएई ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन जैसा है। सोचिए, एक ऐसा देश जिस पर दशकों से अमेरिकन सैंक्शंस हैं, जिसके साथ सीधे इंटरनेशनल कंपनीज व्यापार करने से डरती हैं, जिसकी बैंकिंग सिस्टम पर प्रतिबंध हैं, लेकिन उसके पड़ोस में एक ऐसा ग्लोबल कमर्शियल हब है जहां से दुनिया का माल आता जाता है, और वो है दुबई। यूएई और ईरान का आर्थिक रिश्ता कोई आज का नहीं है। ईरान इराक वॉर के बाद से ही दुबई धीरे धीरे ईरानियन ट्रेड का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बनता गया। पिछले कई वर्षों में यूएई ईरान का सबसे बड़ा इंपोर्ट सप्लायर बन गया। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक लगातार 5 वर्षों तक ईरान के लगभग 30 से 31% इंपोर्ट्स यूएई से ही जुड़े रहे हैं, और अगर स्मगल्ड कार्गो को भी जोड़ दें तो ये डिपेंडेंस और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। 2025 में यूएई से ईरान के इंपोर्ट्स लगभग $21.9 बिलियन रहे। ईरान से यूएई को नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स लगभग $7.2 बिलियन के थे। यानी दोनों देशों का 2 वे ट्रेड करीब $29 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया था। लेकिन असली कहानी सिर्फ टोटल ट्रेड की नहीं है। असली कहानी है ईरान क्या खरीदता था यूएई से, ईरान को यूएई से क्या मिलता था। यूएई सिर्फ लग्जरी गुड्स का रास्ता नहीं था, ये ईरान की एवरीडे इकोनॉमी का हिस्सा था। स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, मीट, सोयाबीन, कंज्यूमर गुड्स और कई ऐसी चीजें जिनकी ईरान को सैंक्शंस के कारण सीधे इंपोर्ट करने में मुश्किल होती थी। एक एस्टिमेट के अनुसार यूएई ईरान के एसेंशियल गुड्स को इंपोर्ट करने का करीब 36% हिस्सा सप्लाई करता था। यानी अगर दुबई का रास्ता अचानक बंद होता है तो असर सिर्फ ईरानियन बिजनेसमैन पर नहीं पड़ेगा, असर ईरानियन कंज्यूमर तक पहुंचेगा। और यही वजह है कि यूएई का फैसला बहुत अहमियत रखता है। लेकिन दुबई सिर्फ सामान नहीं भेजता था, वो कहानी का दूसरा और ज्यादा अहम हिस्सा है। दुबई ने ईरान को सिर्फ गुड्स का रास्ता नहीं दिया, उसने उसे मनी का रास्ता भी दिया, यानी पैसे भी दुबई के जरिए ईरान पहुंचते थे। ईरानियन ऑयल और पेट्रोकेमिकल रेवेन्यूज को सीधे इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम में ले जाना मुश्किल था क्योंकि सैंक्शंस थे, लेकिन एक्सचेंज हाउसेज, ट्रेडिंग कंपनीज, फ्रंट कंपनीज और इनफॉर्मल फाइनेंशियल नेटवर्क्स के जरिए पैसा बदला जा सकता था।
ईरान के पास इसीलिए कहा जाता है कि पैसे की कमी नहीं है, उसके पास इतना तेल है जो वो बेचता रहा है, लेकिन क्योंकि वो सैंक्शनड इकोनॉमी है, क्योंकि वो बैंकिंग सिस्टम का सीधे तौर पर हिस्सा नहीं है, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम का, इस वजह से वो पैसा वापस अपने मुल्क में लाना उसके लिए मुश्किल होता है, या उस पैसे के जरिए दुनिया में बाकी कुछ खरीदना उसके लिए मुश्किल होता है। और यहाँ पर दुबई का रोल अहम था। रियाल को डॉलर्स और दिरहम्स में कन्वर्ट किया जा सकता था, और यही वो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसने सैंक्शंस के बावजूद ईरानियन ट्रेड को चलाए रखा। कई सैंक्शन एक्सपर्ट्स ने यूएई को ईरान की सैंक्शंस इवेजन आर्किटेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण जुरिस्डिक्शन तक कहा है। यानी अमेरिका ने ईरान को डॉलर सिस्टम से काटने की कोशिश की, और दुबई ने कई वर्षों तक ईरान को उस सिस्टम के आसपास से गुजरने का एक रास्ता दिया। ईरान ने सैंक्शंस से बचने के लिए कई क्रिएटिव मैकेनिज्म्स इस्तेमाल किए। गोल्ड उनमें से एक था। जब डॉलर ट्रांजैक्शन मुश्किल हो जाए तो गोल्ड के जरिए वैल्यू ट्रांसफर की जा सकती है। एक्सचेंज हाउसेज और इनफॉर्मल नेटवर्क्स के जरिए पैसा एक जुरिस्डिक्शन से दूसरे जुरिस्डिक्शन तक जा सकता है। और यही वजह है कि अमेरिकन ट्रेजरी पिछले कुछ समय से यूएई बेस्ड कंपनीज, एक्सचेंज हाउसेज और फाइनेंशियल नेटवर्क्स पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इस साल भी यूएई में ऐसे बहुत से एंटिटीज हैं जो ईरानियन मनी लॉन्ड्रिंग और शैडो बैंकिंग नेटवर्क से जुड़े हुए थे, उन पर आरोप लगा, उन पर कार्रवाई। और यूएई के भीतर भी ईरानियन लिंक्ड मनी चेंजर्स और बिजनेसेस पर क्रैकडाउन हुआ। यानी दुबई की ये फाइनेंशियल आर्टरी पहले ही कमजोर की जा रही थी, लेकिन अब यूएई ने सीधे ट्रेड एम्बार्गो का ऐलान कर दिया है। लेकिन अब क्या बदला है? अब दुबई ने ऐसा क्यों किया है? 18 और 19 अगस्त के बीच यूएई ने यह दावा किया कि ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें उसकी टेरिटरी की तरफ भेजी गईं, दागी गईं। यूएई के अनुसार एक मिसाइल अमीराती टेरिटोरियल वाटर में गिरी और दूसरी यूएई टेरिटरी के बाहर। ईरान ने हालांकि मिसाइल लॉन्च करने से इनकार किया। उसने कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये इसलिए किया गया है ताकि जो ऐलान दुबई ने बाद में किया वो किया जा सके। अमेरिका की जो इकोनॉमिक प्रेशर बनाने की नीति है उसमें यूएई अहम फैसला ले पाए, इसलिए ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है, ये ईरान का दावा है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये जो आरोप है उनको बेसलेस बताया जो दुबई लगा रहा था। इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तक कहा। ये एक कॉन्टेस्टेड क्लेम है इस वक्त, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और ऐसे बहुत से संकेत मिल रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन हम स्वतंत्र रूप से ये तय नहीं कर सकते कि मिसाइल किसने दागी, लेकिन राजनयिक कॉन्सिक्वेंसेस इसके साफ हैं। यूएई ने कहा, all trade, commercial exchanges and financial transactions with Iran have been halted until further notice। यानी कोई निश्चित एंड डेट नहीं है, इनडेफिनिट एम्बार्गो है। और ये फैसला एक ऐसे समय आया है जब यूएई के अनुसार उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और एडनॉक से जुड़े वेसल्स भी लगातार ईरान के निशाने पर थे हॉर्मुज में। यूएई के लिए ये फैसला कितना महंगा है? यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प असिमेट्री आती है। ईरान के लिए यूएई महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या यूएई के लिए ईरान उतना ही अहमियत रखता है? नहीं। हिस्टोरिकली ईरान लिंक्ड ट्रेड ने दुबई को बहुत फायदा दिया है और इससे दुबई को बहुत फायदा होता है, लेकिन क्योंकि दुबई के और भी देशों के साथ इस तरह के व्यापार संबंध हैं तो ये उसको प्रभावित तो जरूर करेगा, लेकिन किस हद तक करेगा ये अभी आने वाले समय में साफ होगा। लेकिन दुबई को इससे फर्क पड़ेगा। जबल अली पोर्ट ने ईरानियन री एक्सपोर्ट ट्रेड से बहुत ज्यादा बिजनेस किया है। ईरानियन बिजनेसमैन दुबई में बहुत बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। रियल एस्टेट में ईरान का बहुत इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड और एक्सचेंज बिजनेसेस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ईरानियन के फले और फूले हैं। लॉजिस्टिक कंपनीज को बहुत फायदा हुआ ईरान के साथ व्यापार को लेकर, लेकिन यूएई की पूरी इकोनॉमी ईरान पर निर्भर हो, सिर्फ ईरान पर निर्भर हो, ऐसा भी नहीं है। यूएई के पास तेल है, हालांकि उस तादाद में नहीं है जैसा कि बाकी देशों के पास है। उसके पास टूरिज्म है जिसको अभी बहुत ज्यादा वो प्रभावित हो गया है इस युद्ध की वजह से। उसके पास एविएशन सेक्टर है, रियल एस्टेट है, फाइनेंस है, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हैं, और सबसे अहमियत रखती है ये बात कि उसकी इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड है। यानी बहुत से इसमें ऐसे बिंदु हैं जो इस युद्ध से प्रभावित हुए हैं, लेकिन उसकी इकोनॉमी सिर्फ ईरान पर निर्भर नहीं करती, डाइवर्सिफाइड है। और उससे भी बड़ी बात यह कि वो अमेरिका और इजराइल के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसलिए अमेरिका के इस फैसले में या अमेरिका की जो ये कोशिश है लीवर क्रैंक करने की, उसमें यूएई मदद कर रहा है। इसलिए ईरान के साथ ट्रेड बंद होना यूएई के लिए तकलीफ दे तो हो सकता है, लेकिन एग्जिस्टेंशियल फिलहाल नहीं है। लॉन्ग टर्म में हो सकता है। कुछ सेक्टर्स को बड़ा नुकसान होगा, री एक्सपोर्ट बिजनेसेस को नुकसान होगा, एक्सचेंज हाउसेस को नुकसान होगा, गोल्ड ट्रेड को नुकसान होगा, लॉजिस्टिक्स को नुकसान होगा,
कुछ रियल एस्टेट एक्टिविटी भी प्रभावित होगी जो पहले से ही युद्ध की वजह से प्रभावित है। लेकिन पूरे यूएई की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी इसकी वजह से, ये नहीं कहा जा सकता। ईरान के लिए लेकिन असर क्यों ज्यादा बड़ा है ये समझिए, क्योंकि ईरान के पास ऑल्टरनेटिव्स तो हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा वायबल नहीं है, वो इनएक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। अगर हम दुबई बंद हो तो सामान कहीं और से आ सकता है, ये कह सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा महंगा होगा, ज्यादा लंबा रास्ता चुनना पड़ेगा, ज्यादा इंश्योरेंस कॉस्ट होगी, ज्यादा मिडिलमैन होंगे, ज्यादा रिस्क होगा और सबसे ज्यादा अहमियत इस बात की कि ज्यादा वक्त लगेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि यूएई एम्बार्गो ईरान की इकोनॉमी को एक ही दिन में बंद तो नहीं करेगा, लेकिन वो ईरान के हर ट्रांजैक्शन की कॉस्ट को बढ़ा सकता है और सैंक्शन इकोनॉमी में यही सबसे बड़ा हथियार है ईरान के सामने। लेकिन अब विकल्प क्या है? पहला रास्ता पाकिस्तान है। ईरान अपने कार्गो रूट्स को ग्वादर, कराची और पोर्ट कासिम के ओर रीरूट कर सकता है, लेकिन इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी और ट्रांसपोर्टेशन धीमा होगा। दूसरा रास्ता तुर्की है, इराक है और ओमान है। ये ऑल्टरनेटिव कमर्शियल कॉरिडोर्स बन सकते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चाइना पहले से ही ईरानियन ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार है और ईरानियन पेट्रोकेमिकल ट्रेड में भी उसकी बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका है। ईरान अपने ऑयल और एनर्जी एक्सपोर्ट्स के लिए चाइना पर और निर्भर हो सकता है। चौथा रास्ता मलेशिया, सिंगापुर और हांगकांग जैसे फाइनेंशियल और ट्रांसशिपमेंट हब्स हैं, लेकिन ये सब क्योंकि अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया है, क्योंकि हॉर्मुज बंद है, यहाँ से भी जो व्यापार है उसे बढ़ाना इस वक्त संभव नहीं है। लेकिन यहाँ भी समस्या वही है। दुबई में जो ट्रस्टेड नेटवर्क्स दशकों से बने हैं उन्हें ओवरनाइट कहीं और रेप्लिकेट करना आसान नहीं होगा। और पांचवा विकल्प जो शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा, इकोनॉमिक पेन को अब्सॉर्ब करना। ईरान अपनी जनता पर और ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन डाल सकता है क्योंकि उसके पास सैंक्शन इकोनॉमी को चलाने का पुराना अनुभव है। वो बहुत कुछ अपने देश में ही बनाते हैं और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं। इस वजह से वो इस तकलीफ को ज्यादा लंबा झेल सकते हैं। ये ईरान के भीतर मौजूद लोग भी कहते हैं। यानी महंगाई तो बढ़ेगी लेकिन इसको वो झेल पाने की क्षमता रखते हैं। इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो जाएंगे, करेंसी हो सकता है कि कमजोर होगी, बल्कि कमजोर ही होगी, लेकिन इससे सरकार पर कोई बहुत प्रभाव पड़ जाएगा, ईरान में परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल जाएंगी, अभी ऐसा नहीं लगता। और यही अमेरिका की अपनी समस्या की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि जिस वक्त वॉशिंगटन ईरान को इकोनॉमिक प्रेशर से झुकाने की कोशिश कर रहा है, उसकी अपनी हालत क्या है? अमेरिका खुद एक गंभीर फिस्कल प्रॉब्लम से जूझ रहा है। 19 अगस्त 2026 को अमेरिका का ग्रॉस नेशनल डेट पहली बार $40 ट्रिलियन के पार चला गया है। सिर्फ इस साल अमेरिका को अपने खर्च पूरे करने के लिए $2 ट्रिलियन से ज्यादा बोरो करने की जरूरत पड़ सकती है। और डेट का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ नई स्पेंडिंग नहीं है, इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं। अमेरिका अपने पुराने कर्ज पर इंटरेस्ट देने में बहुत बड़ी रकम खर्च कर रहा है और ईरान वॉर ने इस प्रेशर को और बढ़ाया है। जी हाँ, ईरान वॉर की वजह से दबाव और ज्यादा बढ़ा है, मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ी है, ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं, इस वॉर की वजह से इन्फ्लेशन पर प्रेशर आया है, इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी असर पड़ा है और टैक्स रेवेन्यू की उम्मीदें कमजोर हुई हैं। ट्रंप की फिस्कल प्रॉमिस और जो रियलिटी है दोनों में बहुत अंतर है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार जब राष्ट्रपति पद की दौड़ में आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो 8 साल में नेशनल डेब्ट को खत्म कर देंगे। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है उसमें पूरे जानकारी दी गई है, लेकिन डेब्ट खत्म होने की बजाय डबल हो गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पेंडिंग कट्स का वादा किया था। डॉज ने, जो आपको याद होगा, इलॉन मस्क ने बहुत से दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि लगभग $1 ट्रिलियन की हम सेविंग करके दिखाएंगे, स्पेंडिंग को कट करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस ने इन एस्टिमेट्स की रिलायबिलिटी पर सवाल उठाए। दूसरी तरफ टैरिफ से रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गवर्नमेंट को, कंपनीज को $160 बिलियन से ज्यादा टैरिफ रिफंड करने पड़े हैं। यानी जिस पॉलिसी से रेवेन्यू आने की उम्मीद थी वही अब डेफिसिट पर उल्टा असर डाल रही है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी ये माना है अमेरिका में कि इस साल डेफिसिट सही दिशा में नहीं जा रहा है। उन्होंने ईरान वॉर के मिलिट्री कॉस्ट को इसका एक अहम कारण बताया है, टैरिफ रिफंड्स को उसका दूसरा कारण बता रहे हैं और एनर्जी प्राइसेस और इसके अलावा स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ को वो तीसरा कारण मानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती है। अमेरिका के 30 साल के ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड इस सप्ताह लगभग 2 दशकों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। इसका मतलब क्या है? अमेरिका को कर्ज लेना महंगा हो रहा है और जब अमेरिका का बोरोइंग कॉस्ट बढ़ता है तो सवाल सिर्फ वॉशिंगटन का नहीं रहता, पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर उसका असर पड़ता है, क्योंकि अमेरिकन ट्रेजरी मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अहम बॉन्ड मार्केट है। और फिर आता है
जापान की बात भी कर लेते हैं। हालांकि यूरोप की बात भी की जानी चाहिए, लेकिन जापान की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको लेकर अमेरिका ने एक अहम कदम उठाया था। वो क्यों उठाया गया, वो कैसे ईरान वॉर से जुड़ा हुआ है, वो ये भी जान लीजिए। क्योंकि ईरान से निकलकर जापान तक जब कहानी पहुंचती है तो इस तरह से बदल जाती है। क्यों हम ये बात कर रहे हैं? क्योंकि ईरान वॉर का सबसे बड़ा इकोनॉमिक शॉक सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं है, उसका असर एशिया तक पहुंच रहा है। जापान अपनी तेल जरूरतों का बहुत बड़ा हिस्सा वेस्ट एशिया से पूरा करता है और इस ऑयल का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर गुजरता है। जब युद्ध की वजह से टैंकर ट्रैफिक प्रभावित होता है तो ऑयल महंगा होता है, शिपिंग महंगी होती है, इंश्योरेंस महंगा हो जाता है और जापान के लिए समस्या और बड़ी हो जाती है क्योंकि ऑयल डॉलर्स में खरीदा जाता है। कमजोर येन और महंगा ऑयल। अगर येन कमजोर होता है तो $1 खरीदने के लिए ज्यादा येन चाहिए। इसका मतलब हर बैरल ऑयल जापान के लिए और महंगा हो जाता है और फिर यही कॉस्ट खाने तक पहुंचती है, फ्यूल तक पहुंचती है, ट्रांसपोर्ट तक पहुंचती है, इलेक्ट्रिसिटी तक पहुंचती है, डेली जो जरूरत है लोगों की वहां तक पहुंचती है। जापान की इकोनॉमी पहले ही बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है। कंज्यूमर प्राइसेस 2021 के बाद करीब 12% बढ़ चुके हैं, जबकि रियल वेजेस काफी कमजोर हुए हैं। यानी जापानीज वर्कर पहले से ही परचेजिंग पावर के दबाव में है। ईरान वॉर इस प्रेशर को अब और बढ़ा रहा है और जापान के बैंक्स क्या कर रहे हैं वो भी जानिए। यहाँ समस्या और भी गंभीर हो जाती है। जापान के बैंक्स, इंश्योरर्स और पेंशन फंड्स ने वर्षों तक जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे क्योंकि इंटरेस्ट रेट लगभग 0 थे और गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेफ एसेट माना जाता था। लेकिन अब इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो पुराने लो इंटरेस्ट बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू गिरती है। यानी बैंक्स के पास बहुत ज्यादा बॉन्ड होल्डिंग्स हैं, लेकिन उन बॉन्ड्स की कीमत अब गिर रही है। बैंक ऑफ जापान के सामने अब एक बहुत बड़ा डिलेमा है। अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, येन को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन बॉन्ड प्राइसेस और गिर सकते हैं, लोन्स महंगे हो सकते हैं, बिजनेसेस और हाउसिंग मार्केट पर प्रेशर आ सकता है। अगर वो रेट्स लो करता है तो येन और कमजोर हो सकता है और ऑयल और इंपोर्टेड गुड्स और महंगे हो सकते हैं। यानी जापान के सामने कोई पेनलेस ऑप्शन नहीं है और अमेरिका ने जापान की अब मदद की है। हम इसकी क्यों बात करें? हमने जापान की इतनी लंबी बात क्यों की कि जापान की अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित हो रही है और अमेरिका क्यों मदद के लिए आया जापान की? वो इसलिए क्योंकि अमेरिका ने एक बहुत असाधारण कदम उठाया। अमेरिका ने करेंसी मार्केट में इंटरवेंशन करके जापानीज येन को सपोर्ट किया। वॉशिंगटन ने जापान के साथ मिलकर येन खरीदा। ये बहुत अनयूजुअल कदम था। बहुत सालों बाद ऐसा कदम उठाया गया क्योंकि अमेरिका आमतौर पर किसी दूसरे देश की करेंसी को सपोर्ट करने के लिए इस तरह सीधे मार्केट में नहीं उतरता। लेकिन यहाँ वॉशिंगटन का अपना इंटरेस्ट भी था। अगर येन बहुत कमजोर होता है तो एशियन करेंसीज पर भी प्रेशर पड़ सकता है और इससे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन ये अहम वजह नहीं है। दूसरी समस्या ज्यादा अहमियत रखती है। जापान के पास लगभग $1.1 ट्रिलियन के यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज हैं। अगर जापान येन को बचाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर ये ट्रेजरीज बेचता है तो अमेरिकन बॉन्ड मार्केट पर सीधा दबाव आता और अमेरिका की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो बढ़ जाती। यानी अमेरिका जापान को बचा रहा है लेकिन अपने फाइनेंशियल सिस्टम को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, बल्कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जापान को बचा रहा है। यहाँ पूरी कहानी एक जगह आकर जुड़ती है। ईरान पर अमेरिका इकोनॉमिक प्रेशर डाल रहा है। ईरान के लिए यूएई का रास्ता बंद हो रहा है। यूएई अपनी सिक्योरिटी के कारण ईरान से दूरी बना रहा है, बल्कि क्योंकि वो अमेरिका और इजराइल के साथ अपनी जो दोस्ती है उसे बनाकर रखना चाहता है, इस वजह से भी वो ईरान से अपनी दूरी बना रहा है। ईरान ऑल्टरनेटिव्स खोज रहा है। अमेरिका खुद $40 ट्रिलियन डेट के बोझ में है। जापान एक्सपेंसिव ऑयल और वीक येन के बीच फंसा हुआ है और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स इन सब शॉक्स को अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की कहानी नहीं है, ये एक इंटरकनेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमी की कहानी है। और आखिरी सवाल, कौन ज्यादा देर तक टिक सकता है? और यही सबसे अहम सवाल है। अमेरिका के पास इनॉर्मस इकोनॉमिक पावर है, डॉलर है, ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम पर उसका इन्फ्लुएंस है, ट्रेजरी मार्केट है, सैंक्शंस लगाने की क्षमता है, मिलिट्री पावर है। लेकिन अमेरिका के सामने भी डेट है, इन्फ्लेशन है, बोरोइंग कॉस्ट्स हैं और पॉलिटिकल प्रेशर की अपनी सीमाएं भी हैं। ईरान के पास इकोनॉमिक पावर बहुत कम है, लेकिन उसके पास एक चीज है, सैंक्शंस के साथ जीने का अनुभव। तो सवाल ये नहीं है कि क्या यूएई का एम्बार्गो ईरान को नुकसान पहुंचाएगा, वो निश्चित रूप से पहुंचाएगा।
सवाल यह है कि क्या ये नुकसान इतना बड़ा होगा कि तेहरान अपनी पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक पोजीशन बदल दे? और इसका जवाब अभी नहीं ही है, क्योंकि दुबई का रास्ता बंद करना ईरान के लिए दर्दनाक है, लेकिन दुनिया खत्म नहीं करता है उसके लिए। ईरान रास्ते बदलेगा, मिडिलमैन बदलेगा, पोर्ट्स बदलेगा, फाइनेंशियल नेटवर्क्स बदलेगा और शायद चाइना पर और निर्भर होगा। लेकिन हर नया रास्ता उसके लिए ज़्यादा महंगा होगा, हर ट्रांजैक्शन मुश्किल होगा, हर इंपोर्टेड प्रोडक्ट महंगा होगा और हर दिन ईरान की इकोनॉमी पर प्रेशर भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ अमेरिका भी इस युद्ध की कीमत से बाहर नहीं है। $40 ट्रिलियन का डेट, बढ़ती बोरोइंग कॉस्ट, महंगा ऑयल और ग्लोबल मार्केट्स में बढ़ती अनसर्टेनिटी। जापान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक कमजोर येन, महंगा ऑयल, कमजोर परचेसिंग पावर और बैंक्स की बैलेंस शीट पर बढ़ता दबाव। इसलिए मिडिल ईस्ट में शुरू हुई ये लड़ाई सिर्फ मिसाइल्स और मिलिट्री बेसिस की कहानी नहीं है, ये करेंसीज की कहानी भी है, ये ऑयल की कहानी भी है, ये शिपिंग रूट्स की कहानी है, ये बैंक्स और बॉन्ड्स की कहानी है और सबसे ज्यादा बढ़कर ये उस ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की कहानी है जिसमें एक देश पर लगाया गया इकोनॉमिक प्रेशर दूसरे देश की इकोनॉमी को भी हिला सकता है। और शायद इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना यही है। सवाल यह है कि पहले कौन थकेगा, ईरान की सैंक्शंस इकोनॉमी या उस इकोनॉमिक सिस्टम की सहन शक्ति जिसके सहारे अमेरिका दुनिया पर अपना दबाव बनाए हुए है। TV9 डिजिटल के लिए फिलहाल मेरे साथ इतना ही।